नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यानी कि डिकोड एग्जाम पर। और स्वागत है आपका आपके क्लास डेली करंट अफेयर्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 26 अगस्त और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज जब भी आप ये हमारा वीडियो देखें तो 2 कॉपी आप लोग जरूर अपने सामने रखा करिए। एक कॉपी जहां पर मैं आपको इस कंटेंट को कराते समय इंपॉर्टेंट टास्क देता हूं, अर्थात मैं होमवर्क देता हूं, और दूसरी कॉपी में आपको क्या करना है, वीडियो के अंत में मैं आपको मेंस के लिए और निबंध के लिए एक प्रश्न देता हूं जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी होती है। ठीक है, तो आइए सीधे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपका टारगेट आरओ 2026 का जो कि नई वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए अभ्युदय बैच हमारा 5 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो इस कोर्स को डिकोड एग्जाम के एप्लीकेशन से माध्यम से परचेज कर सकते हैं और डिटेल्स जानकारी के लिए आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आप अभ्युदय बैच लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, आइए, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर सभी लोगों ने सही दिया था और आप लोग के लिए इसके लिए 5-5 रुपए चॉकलेट जो है क्या है, इनाम में है। ठीक, आइए अब आज का पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? फिजी के पीएम जो है सितिवेनी लिगामामाडा राबुका भारत की यात्रा पर है। कब? 24 से लेकर 26 तक, अर्थात आज तक उनकी यात्रा है, ऑफिशियली है। उनके साथ में उनकी पत्नी भी आई हुई है। पत्नी का नाम क्या है? पत्नी है सुलुयेती राबुका। पत्नियों का भाई मस्त रहता है एकदम से, जहां पति साहब जाएंगे वहां पत्नी जरूर जाएंगे घूमने। नहीं, ये एक अच्छी बात है, अपने पति ले भी जाते हैं। किसी किसी के पति नहीं ले जाते, बोले ना ना जी हम तो नहीं ले जाएंगे। किसी को एकदम खुला चलना सा होता है कि नहीं नहीं यार अपन तो नहीं ले जाएंगे। और कोई कोई किसी किसी यहाँ पत्नियां अपने पति को भी लेके जाती हैं, तो ये भी एक होता है। हालांकि मोस्टली केस में पत्नी चल देती हैं साथ में, हम भी चलेंगे जी घूमने। अच्छा, कई बार तो पत्नियां शक के मारे चलती हैं, ए जी तुम कहां जा रहे हो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। ये भी होता है चल हर, हालांकि भारतीय परंपराएं बड़ी अच्छी बड़ी खूबसूरत है। पति पत्नी का संवाद जो है, संयोग अपने आप में बहुत बेहतर होता है। एनीवेज, उनके साथ में कुछ प्रतिनिधिमंडल भी आए हैं, जैसे कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा मंत्री रातू आटोनिया, लाल बालाऊ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं इसमें। फिजी के पीएम की यात्रा भारत और फिजी के बीच दीर्घकालिक और अस्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। बहुत छोटा सा देश है, कुछ ही लाख जो है वहां पर नागरिक हैं और हिंदी भाषा भी बोली जाती है, बिकॉज ऑफ भारतीय भी काफी ज्यादा तादाद में वहां पर हैं। ठीक है, और आप जानते होंगे कि इससे पहले पीएम मोदी ने मई 2023 में फिजी की अपनी यात्रा के दौरान जो है, एक सेकेंड जो है, अपनी यात्रा के दौरान पोर्ट मोरेबी में राबुका से मुलाकात की थी और फिजी के राष्ट्रपति रातू विलियम मवेलनी लिली कोटे काटो निवेरे की ओर से पीएम राबुका ने प्रधानमंत्री मोदी को फिजी गणराज्य के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया था। यह प्रश्न मैंने आपको कराया था, आपको याद होगा तो। इसके अलावा जो राष्ट्रपति महोदय हमारी मुर्मू जी, उन्होंने भी अगस्त 2024 में फिजी का दौरा किया था। अब चूंकि फिजी है चर्चाओं में, तो क्यों ना लगे हाथ हम फिजी के बारे में कुछ एक फैक्ट को देख लेते हैं। तो फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है और जहां पर लगभग 330 द्वीप हैं और उनमें से 110 पर आबादी रहती है। राजधानी क्या है? सुवा है। ये यहां पर सुवा को आप देख पा रहे होंगे, ये फिजी आपका है। फिजी की राजधानी क्या है? सुवा है। आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी, फिजियन और फिजी हिंदी कंबाइंड चलती है। मुद्रा यहां की फिजी डॉलर है। और अगर हम शासन प्रणाली की बात करते हैं कि गवर्नमेंट किस प्रकार का है वहां पे, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पर, यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है कहां पर? फिजी में। ठीक, आगे, फिजी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्री तटों और कोरल रीफ के लिए जाना जाता है। एक बात खास बताऊं कि फिजी की कोई भी स्थलीय सीमा वाला देश नहीं है, समुद्री सीमा वाला देश है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो दक्षिण में फिजी के क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व में क्या? उत्तर और पूर्व में अगर आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? फिजी मिलेगा। जबकि पपुआ न्यू गिनी के जो है पूर्व में क्या हो जाएगा आपका? ये फिजी हो जाएगा। इसके उत्तर में हो जाएगा आपका क्या कहते हैं? ताउला। तो ये कई सारे कंट्री हैं। इसके अलावा सोलोमोना आइसलैंड भी यहां पर पाया जाएगा और वनताउ भी इसके क्या कहते हैं? पश्चिम में। अगर आप देखेंगे तो ये यहां पर लिखा हुआ है। आगे अगर हम इसके बात करें कुछ एक पॉइंट की, तो यह प्रशांत का स्वर्ग कहा जाता है। तो हो सकता है कि फैक्चुअल डेटा के रूप में आपसे प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से किस देश को प्रशांत का सागर कहा जाता है? आप उत्तर देंगे एग्जैक्टली यही वाला कि प्रशांत का सागर एक्चुअली में फिजी को कहा जाता है। ठीक है, यहां रग्बी खेल बहुत प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है और वैश्विक स्तर पर इस खेल की जो है प्रधानता अपने आप में बेहतर है। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल रीजन की बात करेंगे तो फिजी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और
यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व और न्यूजीलैंड के क्या है, न्यूजीलैंड के उत्तर में है। तो न्यूजीलैंड के उत्तर में हो गया और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में हो गया, जैसे कि अभी हमने आपको यहां पर बताया हुआ था। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाई देता हूं हैंड टू हैंड आपको, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है ना, ये देखो आप थोड़ा सा, ये देखो, ये है आपका फिजी, तो ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के उत्तर में क्या हो गया, फिजी हो गया। और अगर आप इधर आगे बढ़ेंगे तो यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व में क्या हो जाएगा आपका, फिजी हो जाएगा। ये यहां पर, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्व में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बाकी आप यहां पर चीजें देख सकते हैं। और ये चीज की हो गई कैपिटल, यानी कैपिटल ऑफ फिजी क्या है, सुआ है। ठीक है, आप एक चीज और देखिए, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भौगोलिक दृष्टि से इसे मेलानेशिया क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। किसको, फिजी को। ठीक, आगे द्वीप समूह की अगर बात करें तो जैसा कि हमने बताया था कि 330 द्वीपों का समूह है। दो सबसे बड़े द्वीप इसके हैं, एक है वीतुलेवु और एक है वनवालेवु। ये दो द्वीप जो है इसके सबसे बड़े द्वीप है। तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि बताओ वीतुलेवु या वनवालेवु द्वीप जो है ये निम्नलिखित में से किस देश में है, तो आप कहेंगे फिजी में है। सीमाओं की बात करें तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि फिजी की कोई स्थलीय सीमा नहीं है, बल्कि ये समुद्री सीमाओं से घिरा हुआ है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, कोई भी स्थलीय सीमा वाला देश आपको नजर यहां पर नहीं आ रहा होगा। पश्चिम में वानुअतु है, तो आप जरा देखिए मैप में कि क्या है, वास्तव में नहीं है, क्या है, पश्चिम में वानुआत है। तो पश्चिम में अगर आप आएंगे तो ये देखिए वानुआतु मिल जाएगा आपको, पूर्व में आपको टोंगा मिल जाएगा। ठीक है, उत्तर में तुवालू मिल जाएगा, उत्तर में तुवालू मिल गया, और दक्षिण में न्यूजीलैंड मिल जाएगा, दक्षिण में न्यूजीलैंड मिल गया। है ना सारे, ये देखो मैं फिर से दोबारा से आपको जूम करके दिखा दे रहा हूं, ये देखो। ठीक है, दिख रहा है ना सब अच्छे से, ये देखो, दक्षिण में न्यूजीलैंड हो गया, पश्चिम में वनातु होगा, फिर पूर्व में टोंगा हो गया, और इधर देखो आपका तुवालू हो गया। तो ये हो गया आपका फिजी के आसपास जो समुद्री जो कंट्रीज हैं वो आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पे। ठीक है, ओके, डन। आइए अब इसी पर बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है, बिल्कुल सही बात है। फिजी को भौगोलिक दृष्टि से पोलिनेशिया कहा जाता है, नहीं भाई, मोलिनेशिया है, पोलिनेशिया नहीं है। यह कथन हो जाएगा रॉन्ग, यह हो जाएगा सही, यानी कि केवल एक हो जाएगा इसमें सही उत्तर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रण कक्ष ने दिल्ली में अभी हाल ही में सेमिनार का आयोजन किया है। तो आप जानते होंगे देश में कई प्रकार की आपदाएं आती रहती हैं। आपदाएं हालांकि दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कृत्रिम आपदा और एक होती है प्राकृतिक आपदाएं। अक्सर प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है, और नियंत्रण न रहने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि हमने अपने एनवायरमेंट को, अपने पर्यावरण को क्या है, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई है। और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के फलस्वरूप अक्सर आप प्राकृतिक आपदाओं के रूप में जो है ग्लेशियर का मेल्ट होना, इसके अलावा बादलों का फटना, इसके अलावा कई सारे जो है चीजें आप यहां पर देख पा रहे होंगे, बाढ़ से लेकर के अन्य घटनाएं ही जो है, चाहे वो लैंडस्लाइड हो चाहे अन्य कोई घटना हो, अक्सर पहाड़ों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसका ताजा उदाहरण अभी हाल ही में कई जगहों पर उत्तराखंड में बादल के फटने और जो है क्या कहते हैं जो लैंडस्लाइड होती है उसके कारण देखने को मिला है। तो ये हमने पहाड़ों को हमने क्या किया, उसका सीना चीर चीर करके हमने वहां पर परिवहन चलाया, हमने उसका सीना चीर करके हमने उसको पैटर्न में विकसित किया, हमने न जाने क्या क्या वहां पर कर लिया, और उसका दंश जो है प्रकृति हमें देती है और देगी आगे। अगर हमने अपने पैरों को नहीं रोका तो वह दिन दूर नहीं जब ये पूरा देश, पूरा समाज, पूरी भौगोलिक दृष्टि अपने आप में आपदाओं में सिमट कर रह जाएगी। इसलिए हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें, कंजर्व करें, जैव विविधता को संरक्षित करने का प्रयास करें। ठीक है, तो देश के विभिन्न हिस्सों में हाल ही में आई आपदा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने यानी कि होम मिनिस्ट्री के अधीन एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रण कक्ष ने दिल्ली में सेमिनार का आयोजन किया। उद्देश्य क्या था, देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को ICRER के साथ जोड़ना और आपदा के समय एक समन्वित एवं त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करना, यानी कि आपस में सब कनेक्टिविटी बनी रहनी चाहिए, ताकि कहीं भी अगर ऐसी इमरजेंसी आए, ऐसी आपदा आए, तो वहां पर जो है तेजी के साथ चीजें क्या हो, रिस्पॉन्ड हो, और एक जो बड़े स्तर का जो नुकसान होता है उसको मिटिगेट किया जा सके। ठीक है, यह प्रणाली सैटेलाइट डेटा के माध्यम से आपदा संबंधित जानकारियों को तुरंत राहत एजेंसियों को तक पहुंचाती है, जिससे समय पर बचाव और राहत कार्य हो सके। कौन सी चीज थी ये जो मैंने आपको बताई, ICRER के साथ जोड़ना। ठीक, सेमिनार में NRASC यानी कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग जिसको बोलते हैं,
ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, डिपार्टमेंट बोलते हैं, और सीडब्ल्यूसी यानी केंद्रीय जल आयोग के वैज्ञानिक और डोमेन विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया, क्योंकि ये क्या है, आपदाओं से संबंधित अलग अलग प्रकार के क्या है, प्रभाग हैं अपने आप में, विभाग हैं अपने आप में। ठीक है, अभी हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या है NRASC, तो ये NRSC क्या है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अच्छा, रिमोट सेंसिंग पर प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या है रिमोट सेंसिंग, जरा बताइएगा आप लोग। रिमोट सेंसिंग पर अक्सर प्रश्न पूछा गया होगा, और रिमोट सेंसिंग पर एक प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको क्या बोलते हैं, IIRS। क्या बोलते हैं, IIRS। जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि IIRS का फुल फॉर्म क्या होता है, और IIRS का मुख्यालय कहां पर है, या IIRS कहां पर है। जल्दी अगर आप बता पाए तो बताइए, आपको मैं 20 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी बताइए कि IIRS का जो है मुख्यालय या सेंटर कहां पर है। ठीक है, IIRS को बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, और ये कहां पर है भैया, ये आपका देहरादून में, कहां, DDN इन शॉर्ट फॉर्म, देहरादून में है। IIRS से 6 मंथ और 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। IIRS रिमोट सेंसिंग में MSc होती है, जिसमें खूब बढ़िया पैकेज मिलता है। अगर आप कभी भी IIRS में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए एंट्रेंस क्वालिफाई कीजिएगा, अच्छा खासा पैसा उसमें लगता है, लेकिन जॉब बहुत पैकेज वाली, आपको बड़ी पैकेज वाली मिलती है। ठीक है, चलिए, तो स्थापना इस NRASC की अगर की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1974, और पूर्व नाम क्या था इसका, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी था इसका पहले नाम। 2008 में इसरो में शामिल होकर यह क्या हो गया, NRSC बन गया है। मुख्यालय इसका कहां पर है, हैदराबाद में है। या देखिए किसका मुख्यालय, NRSC का है। ठीक है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, मैं आपको हिंट दे दूं, जो आप टीवी देखते हैं वो भी एक तरीके से रिमोट सेंसिंग का पार्ट है, या कहीं पर किसी फॉरेस्ट में अगर कोई डेटा कलेक्ट करना होता है फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का, या किसी अन्य चीज का, तो उसके लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब हल्का सा मैंने हिंट दे दिया है, अब आप मुझे बताइए कि रिमोट सेंसिंग क्या होता है। ठीक है, नियंत्रण किसका है इस पर, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अंतर्गत जो है मुख्य है, ये है। और मुख्य कार्य क्या है, उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर संसाधन मानचित्रण, अपने आप पे रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, उपग्रहों के माध्यम से चित्रण किया जाता है, मानचित्रण किया जाता है, जानते होंगे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जैसे जल, भूमि और वन कृषि का। आपदा प्रबंधन में उपग्रह डेटा उपलब्ध कराना। मानचित्रण व GIS आधारित सेवाएं, GIS पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या GIS के बारे में खूब प्रश्न पूछता है कई बार। विशेषता, या भारत में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स डेटा, ठीक है, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग का प्रमुख केंद्र होता है अपने आप में। अब IMD, ये भी इस पर भी प्रश्न पूछता है, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, या इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप इसको। इसकी स्थापना होती है 1875 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डेटा के रूप में कई बार पूछा गया आप एग्जाम में। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। नियंत्रण किसका है इसके ऊपर, नियंत्रण है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का इस पर क्या है, नियंत्रण है। अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो देश में मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करना IMD जारी करता है, भैया मानसून कब आएगा, कब जाएगा, बारिश होने वाली या नहीं होने वाली, आंधी तूफान गरज के साथ बारिश कैसा क्या होगा, ये IMD ही जारी करता है। ठीक है, देश में मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी, चक्रवात चेतावनी और मानसून पूर्वानुमान, यानी कि कहां कहां पर साइक्लोन आ सकता है और सुनामी आदि क्या कब कैसे हो सकता है, ये सब चीजें जो है ये बताता है। भूकंप निगरानी और भूकंपीय आंकड़े भी जारी करता है IMD। और वायुमंडलीय अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अध्ययन भी जो है IMD करता है, आप जानते होंगे। ठीक है, आगे विशेषता क्या है, भारत में मौसम व जलवायु सेवाओं का प्रमुख संगठन के रूप में इसको जाना जाता है। अब आगे क्या है, CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन या केंद्रीय जल आयोग भी इसको बोलते हैं, और इसकी स्थापना होती है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नियंत्रण है जल शक्ति मंत्रालय का। अगर हम इसके प्रमुख कार्य या इसके फंक्शन की बात करेंगे तो देश में जल संसाधन का विकास और प्रबंधन करना अपने आप में, यानी कि जो भी वाटर मैनेजमेंट होता है आपका अलग अलग जगहों पर, वो कौन देखता है, वो देखता है CWC। नदियों पर बांध हो गया, बैराज हो गया, जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित योजनाएं हो गई आदि, जो काम जो करता है, जो मूल्यांकन का काम करता है, वो कौन करता है, ये केंद्रीय जल आयोग ही करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप पे। ठीक है, चलिए, केंद्रीय जल आयोग में मेरी जॉब लग गई थी एक बार, दिल्ली में था मैं, 2019 की 18-19 की बात है मुझे याद है, जब मैं हिंदी ऑप्शनल में कर रहा था दृष्टि IAS में। लॉकडाउन पहले की बात है, आई थिंक 18 से आया था, 2018 में, 2018 की बात है। ठीक है, चलिए, मत बने की नहीं थी अफसोस।
चलिए, बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ नियंत्रण योजनाएं, इसके अलावा जल की गुणवत्ता व जल उपयोग की योजना विशेषताएं, या भारत का प्रमुख तकनीकी संगठन है जो जल संसाधनों की योजना और प्रबंधन करता है अपने यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट जो है आपका, जो है इस टॉपिक पर कुछ फैक्ट जो आपसे प्रश्न पूछ सकता था। अब इसी पर बेस्ड प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय हैदराबाद स्थित है और इसरो के अंतर्गत कार्य करता है। अब देखो, एनआर राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, क्या वास्तव में इसका मुख्यालय हैदराबाद में है? देखो जरा, ये क्या है? ये है आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। देखो कहां पर है ये। आप कहेंगे बॉस क्या वास्तव में ऐसा है? ये देखो कहां पर इसका मुख्यालय है। ये देखो भाई साहब, कहां गए हो भैया जी? हैदराबाद। ठीक है, सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, आगे आ जाओ। अब दूसरा क्या है कि एनआरएससी देश में मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात चेतावनी जारी करने वाली प्रमुख एजेंसी है। ये मुझे सही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये आईएमडी करता है, ये नहीं करता है। क्या पूछा है, कौन सा सही है? तो केवल एक सही है, ये नहीं सही है। ठीक है, क्या पूछा है? एनआरएससी। तो अब एनआरएससी का कम फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है। देखो भाई, एनआरएससी कहां गया? ये देखो बॉस, देखो बॉस 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 बॉस, कहां गया? ये देखो, ये इसका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन इसका लिखा गया है अलग अलग प्रकार से। देखो, ठीक है, ये देखो। तो ये सब चीजें क्या करना है आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, यानी केवल एक सही है, ये रॉन्ग है आपका। ठीक, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सही से पढ़ लिया करना, इसको एमी मत छोड़ना। ठीक है, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक जो है अभी हाल में 3 से 4 सितंबर को आयोजित होने वाली है और एक बड़ा निर्णय जो है होने वाला है। आप जानते होंगे कि इस 56वीं बैठक में जो कि होने वाली है 3 से 4 सितंबर को, इस बैठक में मंत्री समूह द्वारा 2 स्लैब 5% और 18% को बरकरार रखने का प्रस्ताव पर फैसला होगा और मंत्री समूह द्वारा सहमति व्यक्त की गई है कि नियम व्यवस्था के तहत 12% और 28% स्लैब को समाप्त किया जा सकता है। कौन कौन सा? 12% और 28%। इसका उद्देश्य क्या है? एक सरल, अधिक पारदर्शी जीएसटी व्यवस्था की उपलब्धता कराना। ठीक है, देश में वर्तमान में 4 स्लैब हैं, आप जानते होंगे। कौन कौन से स्लैब हैं? एक है 5%, 12%, 18% और 28%। तो किसको खत्म करने की बात कही गई है? इसको। किसको? एक कही गई है 12% और 28%, यानी कि ये 12% ये कट हो जाएगा और 28% ये कट हो जाएगा। बचेगा आपका क्या क्या? 5 बचेगा और 18 बचेगा। ठीक है, 2 डाउन हो जाएंगे। साथ ही सिन और लग्जरी गुड्स पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जाएगा। आप कहेंगे सर ये सिन क्या होता है? तो सिन जो वस्तुएं होती हैं, एक्चुअली सिन टैक्स जो होते हैं, ये वो होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे आपका सिगरेट हो गया, तंबाकू हो गया, गुटखा हो गया, शराब हो गया, इस पर जो है यह टैक्स लगता है, ज्यादा लगता है। ऐसा इसलिए सरकार का जो है क्या कहते हैं, एक तरीके से वो रहता है, एक्सक्यूज रहता है सरकार का कि हम इसलिए इस पर ज्यादा टैक्स आदि लगाते हैं ताकि लोग इसको कम खरीदें। लेकिन ये जो एक्सक्यूज है मेरी समझ से परे है। जो बुरी चीजें हैं समाज में जिससे घर परिवार टूट जाते हैं, शराब पीने से ना जाने कितने परिवार टूट गए होंगे। डेफिनेटली आपके भी घर में या आपके नातेदार रिश्तेदार में या आपकी जानकारी में कोई ना कोई जरूर होगा जिसकी पति या पत्नी छोड़ के चली गई होंगी, या जिसके भाई बहन में से कोई एक्सपायर हो गया होगा, या कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो गई होंगी जो अपने आप में एक आपदा से कम नहीं रही होंगी। शराब से जीवन क्या होता है? बर्बाद हो जाता है। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि जब इतने बड़े लेवल का नुकसान इससे होता है, सरकार इसको बंद क्यों नहीं करती है? आप इसके पीछे से सबसे बड़ा रीजन है वो ये है, इस पर खूब ज्यादा आमदनी होती है। किसको? सरकार को अपने आप में। और सरकार अपना घाटा क्यों चाहेगी? वो एक्सक्यूज भी देती है कि भैया हम तो इस पर ज्यादा पैसा टैक्स लगाते हैं कि ताकि लोग कम जो है पिए खाएं। लेकिन जिसको खाना पीना होता है ना, वो चाहे वो मजदूर हो चाहे रिक्शा चलाने वाला हो। मैं अक्सर जहां लखनऊ में रहता हूं, जिस रोड पे मैं रहता हूं, 60 फीटा है लखनऊ की, वहां पर कम से कम मेरे जानकारी में कम से कम 8 से 10 जो है ज्यादा ही होंगे। इनफैक्ट 10 से 12 मतलब महज 1.25 किलोमीटर के अंडर में, आप सोचिए, कल्पना कीजिए, 1.25 किलोमीटर के अंडर में 10 से 12 शराब के ठेके होंगे, देसी वाले, वाइन शॉप, बियर शॉप, न जाने क्या क्या। और जब आप रात को निकलिएगा, फराटा भरते हुए लोग और रिक्शा वाले, ऑटो वाले सब कुछ राइड में खड़े रहेंगे। कोई यही शराब का ठेका पे कोई 4 लड़के खड़े पी रहे हैं, कोई वहां पर बुजुर्ग पी रहा है, कोई इधर पड़ा हुआ है। ये स्थिति है, ये स्थिति है लखनऊ की, मैं बता रहा हूं आपको। और
सब चला धड़ल्ले से। तो जिसको पीना है वो पीता है, इसलिए अगर इस पर नियंत्रण रखना है तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या है, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। लेकिन दिक्कत वही है कि आमदनी सरकार को होगी कहां से, एक ये भी तो है। खैर, नए स्ट्रक्चर के तहत मेरिट वस्तुओं और सेवाओं पर 5% जीएसटी लगेगा, जबकि अधिकांश अन्य वस्तुओं पर 18% के स्टैंडर्ड रेट पर के अंतर्गत आएंगी। बदलाव के तहत वर्तमान में 12% कर श्रेणी में आने वाली लगभग सही वस्तुएं 5% के स्लैब में आ जाएंगी, यानी कि जो 12 में थी वो 5 में आ जाएंगी। इसी प्रकार 28% कर वाली अधिकांश वस्तुएं अब किस में आ जाएंगी, 18% के स्लैब में आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, जिससे केंद्र का मानना है कि अनुपालन में सुधार होगा और जटिलता कम होगी। तो जब यही कांड था तो कहे लगाए थे भाई, सिंपल सी बात है। सरकारें भी कई बार जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाती हैं जिस पर बाद में उनको कदम पीछे खींचना पड़ता है, और इसके पीछे जो सबसे मेन रीजन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। ये बंद कमरों में बैठ करके जो योजनाएं बनाते हैं धरातल पर तो कभी उतरते नहीं है। और इनको अगर कहा जाए कि तुम्हें गांव में रहना है, जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जितने एसडीएम्स और जितने डीवाईएसपी एसपी होते हैं, सबके मुख्यालय में घर होते हैं, आवास। इनके घरों को गांव बनाना चाहिए और वहीं पर रखो। जब बिजली जाए घर, जब संसाधन ना मिले, तब इन्हें एहसास होगा कि गरीब की समस्याएं क्या होती हैं और योजनाओं को कैसे लागू किया जाना चाहिए और कैसी योजनाएं बननी चाहिए। अदरवाइज नहीं चलेगा, बंद कमरे में ऐसे बैठ के नहीं काम होगा। और आप लोग तो वैसे भी डीएम साहब से डरते हो, एक सिपाही आ तो थर थर कांपने लगते हो आप लोग। आपकी जुबान ही नहीं खुलती है एसपी के सामने, क्या कीजिएगा बताइए। जो अधिकारी आपकी सेवा के लिए, जो सिविल सर्वेंट है, जो नौकर है, सरकारी नौकर है, वो आप जो है उसे डरते हैं, तो क्या कीजिएगा। जब जनता ही डरती है तो फिर क्या कीजिएगा। नेता तो डरते हैं आप, विधायक एकदम आएगा आपके सामने चश्मा लगा के, कुर्ता पहन करके, आप जी सर यस सर करने लग जाओगे। अरे भाई नौकर है, आपके सेवक हैं वो, आप जनता हो, आप मालिक हो। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। क्या सरकार ऐसी बनती है, सरकार इसी पर आधारित होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है, आप खुद से डरते हैं। कुछ तथाकथित सिन गुड्स पर 40% का उच्च कर लागू होगा। उदाहरणों में शराब, तंबाकू, ड्रग्स, जुआ, शीतल पेय यानी कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, फास्ट फूड, कॉफी, चीनी, पोर्नोग्राफी, ये सब क्या है, सिन वस्तुओं में आती हैं, यानी कि जिससे व्यक्ति को क्या होता है, नुकसान होता है। ये जितनी वस्तुएं देख रहे हैं आप, फास्ट फूड को मैं अक्सर कहता रहता हूं, मत खाया करो लल्ला, मत खाया करो। क्यों, कैंसर कॉजेज होते हैं फूड। ए लड़की लोग, जो भैया आप लोग सुन लो, आप लोग भी, इससे प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का, स्पेशली फीमेल्स, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात का। फीमेल में प्रेगनेंसी में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। कई बार जो है चीजें हो भी नहीं पाती, कई बार मां बनने का भी सपना नहीं पूरा होगा अगर जंक फूड आप ज्यादा खाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, बात मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, बिकॉज कोर्स मैंने किया, मेडिकल माइक्रोलॉजी से हूं, काफी चीजें पता है। मेडिकल जो है फील्ड रहा है हमारा, तो चीजें काफी हद तक पता है मुझे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए खैर, बाकी आपकी मर्जी, खूब खाइए गोलगप्पे, क्या दिक्कत है। क्या है सिन टैक्स, अभी हमने आपको बताया कि सिन टैक्स वह टैक्स है जो सरकार जनता को बुरी आदतों से रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए हानिकारक वस्तुओं पर लगाती है। दूसरा, इसका उद्देश्य लोगों को उनके उपयोग से हतोत्साहित करना है और इनसे होने वाले नुकसान को कम करना है। लेकिन ये रीजन मुझे समझ में आता नहीं है। मेरे समझ में आता है कि जो कुछ नुकसानदेह है वो सब कुछ बैन होना चाहिए, दैट्स इट। तभी नियंत्रण होगा, ठीक है, अदरवाइज होगा नहीं नियंत्रण, सीधी सी बात है। चलिए, सिन टैक्स के संबंध में सही कथन का पहचान कीजिए। तो सिन टैक्स उन वस्तुओं सेवाओं पर लगाया जाता है जो स्वास्थ्य और समाज के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाने के साथ साथ जनता को इनके उपभोग से हतोत्साहित करना भी होता है। बिल्कुल सही बात है। तो राजस्व बढ़ेगा भाई, टैक्स लगाओगे तो राजस्व बढ़ेगा, लेकिन नुकसान तो होगा इससे। तीसरा, भारत में तंबाकू, शराब, शीतल पेय और जुए पर भी सिन टैक्स लगाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। सिन टैक्स का मुख्य उद्देश्य केवल सरकार की आय बढ़ाना है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। 1 2 3 कथन होगा मेरे अनुसार, तो 1 2 3 कहीं है, कहीं पर नहीं है 3 इस पर है, ए वाले में होगा। आई थिंक ए होगा। क्या वास्तव में सही है? बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 कथन सही है, चौथा गलत है आपके सामने। ठीक, चलिए। इसरो ने 23 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर, 23 मतलब 23 सितंबर है ना, सॉरी अगस्त में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के मॉडल का अनावरण किया है। यानी कि इसरो ने अभी हाल में क्या किया है, इसरो ने 23 को मतलब 23 अगस्त को, अरे भाई साहब ये क्या हो गया, 30 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS के मॉडल का अनावरण किया है। ध्यान रखिएगा, डेट और किसने किया, दोनों। लक्ष्य क्या है इसका, इस अनावरण का लक्ष्य यह है कि 2028 तक
परियोजनाओं का पहला मॉड्यूल लॉन्च करना है और 2035 तक पूरा स्टेशन चालू हो जाने का उम्मीद भी है। ठीक है, बीएएस स्वदेशी अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण मंच बनने के लिए तैयार है, जिसमें माइक्रोग्रेविटी अध्ययन और लंबी अवधि के मानव अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण इसमें क्या है, शामिल है। और भारत की अपनी स्वयं की कक्षीय प्रयोगशाला स्थापित करने की यात्रा उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी क्या है, छलांग है, बड़ी एक अपने आप में क्या उपलब्धि है। यहां अंतरिक्ष अन्वेषण में ग्लोबल लीडर के रूप में जो है उसकी स्थिति को मजबूत कर रहा है। और भारत, ध्यान रखिएगा, भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा, जिसका पहला मॉड्यूल उसी वर्ष जो है क्या किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा। तो ये हमारे लिए आने वाले समय में एक गुड क्या है, गुड न्यूज के रूप में है अपने आप में, यानी कि वैश्विक पटल पर हम एक और चमकते सितारे के रूप में हम उभरेंगे। भारत 2040 तक चंद्रमा पर उतरेगा। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे प्लान्स हैं, ये सब प्लान है हमारे इसरो के। ठीक है, तो भारत 2040 तक चंद्रमा पर उतरेगा, जिससे भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के किसी भी देश से क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आप जानते होंगे कि चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा और इसमें वीनस ऑर्बिटर मिशन भी शामिल होगा। उनके निर्देश और दृष्टिकोण के आधार पर हम चंद्रयान 4 मिशन भी शुरू करने जा रहे हैं, याद रखिएगा। भारत 2035 तक बीएस यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने जा रहा है, जो कि अभी हमने आपको बताया, तथा इसका पहला मॉड्यूल 28 तक जो है क्या हो जाएगा, प्रक्षेपित कर दिया जाएगा। तो 2028 ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, पीएम मोदी ने एनजीएल यानी कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चर के लिए मंजूरी दे दी है। 2040 तक चंद्रमा पर उतर जाएगा मानव। ठीक है, और वी नारायण जो कि इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि इस प्रकार 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की दुनिया के किसी भी अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम के बराबर जो है क्या हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा। तो ये जितने फैक्ट हैं जो हमारे अभी कार्यक्रम है आगे के, ये सब यहां पर मेंशन है, एक एक करके इनको पढ़ लीजिएगा। हो सकता है किसी एक में से डेटा आपसे क्या करे, पूछ ले। ठीक, इसरो का लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का बीएस का पहला मॉड्यूल किस वर्ष तक प्रक्षेपित करने का है, अभी हमने आपको बताया है। तो बी वाला ऑप्शन यानी कि 2028 तक। ये देखो, ठीक, ये देखो, ये पीसीएस का हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है, प्री प्लस मेंस और प्लस इंटरव्यू, जहां पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, उसके नोट्स और प्लस आपका इसके अलावा जो है आपकी टेस्ट सीरीज प्री प्लस मेंस की टेस्ट सीरीज के अलावा और बहुत सारी चीजें, क्विज आपका, आंसर राइटिंग आपका, ये सब चीजें कराई जाती हैं और बेसिक से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम से एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। और बहुत बेहतर बैच है, इसको आप ले सकते हैं। 26 के लिए स्टार्ट है बैच हमारा। इसके लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर पीसीएस लिख करके आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर बलराम जाखड़ की जयंती अभी हाल ही में मनाई गई है। जन्मतिथि इनकी थी 23 अगस्त 1923। हर वर्ष इस दिन को उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को, 30 अगस्त को। ठीक है, संसद के केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, आप जानते होंगे। और डॉक्टर बलराम की अगर बात करें तो डॉक्टर बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 को 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए और 15 जनवरी 1985 तक इस पद पर क्या रहे, बने रहे हैं। ठीक है, 16 जनवरी 1985 को उन्हें 8वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से पुनः निर्वाचित किया गया और वे पूरे कार्यकाल अर्थात 18 दिसंबर 1989 से इस पद पर बने रहे तक मतलब है। डॉक्टर जाखड़ को स्वतंत्र भारत में एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष होने का अनूठा गौरव प्राप्त है जिन्होंने लगातार 2 लोकसभाओं के पूर्ण कार्यकाल में सभा की क्या की है, अध्यक्षता की है। 2 पूर्ण कार्यकाल, 5 10 साल पूरे। कृषक परिवार से संबंध डॉक्टर जाखड़ ने 1991 से 1996 तक 10वीं लोकसभा के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में भी कार्य किया और डॉक्टर जाखड़ का निधन हो गया कब, 3 फरवरी 2016 को हो गया इनका निधन। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, डॉक्टर बलराम जाखड़ के चित्र का अनावरण भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा 10 फरवरी 2014 को किया गया था। तो ये डॉक्टर बलराम जी के बारे में है कुछ पॉइंट्स जो कि आपके लिए था इंपॉर्टेंट। ठीक, अब आपको प्रश्न बताना है कि इन कथनों पर विचार करना है और सही कोट का चयन करना है। डॉक्टर बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 को 7वीं लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 15 जनवरी 1985 तक इस पद पर रहे। ठीक है, उन्हें स्वतंत्र भारत में एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त है जिन्होंने लगातार 2 लोकसभाओं के पूर्ण कार्यकाल की अध्यक्षता की है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा सही है, यानी कि हो जाएगा दोनों कथन क्या सही, यह भी सही है और आपका यह भी सही है। ठीक है, चलिए, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर 11वें दौर की वार्ता अभी हो रही है, संपन्न हुई है। यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक
आर्थिक सहयोग समझौते पर 11वें दौर की बैठक 18 से लेकर के 23 अगस्त 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इससे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के साझा उद्देश्य को और बल मिला। आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया जो है काफी ज्यादा सहयोगात्मक दृष्टिकोण में भारत के साथ रहता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, इन 4 देशों का एक संगठन है। अगर आपको उस संगठन का नाम पता है मुझे बताइएगा कि उस संगठन का नाम क्या है, ठीक है। और इसके अलावा आप मुझे बताइए क्वाड जो समूह होता है, क्वाड में जो है कुल कितने देश हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वाड में कुल कितने देश हैं। और क्वाड जो है आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? क्वाड समूह। और भारत के परिप्रेक्ष्य में क्वाड समूह की क्या जो है क्या कहते हैं उपयोगिता है, और क्वाड क्या चीन को किसी प्रकार से जो है क्या कहते हैं उसके प्रतिक्रिया स्वरूप बना है क्या? तो क्वाड के बारे में जरा कुछ कुछ कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको, या नोट कर लीजिएगा टास्क वाली कॉपी में जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। चलिए, बाकी यहां पर ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार से जो है जो हमारा व्यापार है इनके साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, वो है चाहे वो सेवाओं और गतिशीलता की बात हो, डिजिटल व्यापार, उत्पत्ति के नियम, कानूनी और संस्थागत प्रावधान, पर्यावरण, श्रम और लिंग सहित कई क्षेत्रों को शामिल किया जाया गया है जो बैठक अभी हुई है उसमें, ठीक है। दोनों पक्षों ने भारत ऑस्ट्रेलिया CECA को आगे बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ठीक है, या दोहराई है कि यह दोनों पक्षों के लिए सार्थक लाभ, आर्थिक अवसर और संतुलित परिणाम जो है प्रदान करे। और भी कई सारे बातों पर बातचीत की गई है कि भैया दोनों देशों को मिलकर साथ में काम करना है, ठीक है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग पर 11वें दौर की वार्ता कब आयोजित की गई? ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है 18 से 23 अगस्त के मध्य में। 18 से 23 अगस्त का मतलब क्या है? ये है, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, अब आप बताइए आज का प्रश्न है इसरो के अध्यक्ष कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट करके फट से बताइए कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है, और ये आपके लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। चलिए, बाकी ये आरओ मुख्य परीक्षा का हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप आरओ प्री दिए होंगे इस बार और अगर आपका एग्जाम निकल रहा होगा तो तुरंत आप जो है इस बैच को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप 8604409201 या फिर 9506742546 पर आरओ मेंस लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आपको डिटेल हम बता देंगे। और अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपराध और राजनीति का गठजोड़ सबसे बड़ी चुनौती है। हाल में संसद में प्रस्तुत विधेयकों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। जो 130वां जो अमेंडमेंट हुआ है उसी के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ठीक है। लिखिएगा, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। ये हो गया आज का वीडियो, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, क्या आप PCS अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है UP PCS फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, NCERT और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही CSAT, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।